इतनी कहा सुनी होने के बाद मानसून आ गया। आ गया। एसी एसी ठीक हुए नहीं हुए पता नहीं मुझे। हाँ, बाहरी तापमान जो है नीचे आ गया इसलिए ऐसा हो गया। थोड़ा सा आवाज यहाँ की एको कर रही, गूंज हो रही है। इसे थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। तो आपके आप ये ट्रांसमिशन शुरू कर दिया। और इसको उस पेज पे भी कर दिया करो, जो लास्ट पेज है उस पे कर दिया करो। हिमालय पे बात कर रहे थे हम। या हिमालय वाला खोलना है, या वो खोला हुआ है वो, ये वाला है। ठीक। तो आप मान लीजिए आप वाराणसी से आते हैं, वाराणसी के फला फला मोहल्ले में आपका एड्रेस है। तो मैं आपसे पूछूं आपका पड़ोसी कौन है, या आपके पड़ोस में कौन रहता है, तो आप पड़ोस का नाम बता सकते हैं। पड़ोसी का नाम, एड्रेस। मान लिया आपका घर संख्या 102 है तो 101 और 103 हो गया। वो बनारस में आपका घर है, अब आप दिल्ली आए हो। तो आपके माँ बाप ने किसी ने पूछा कि आपके माँ बाप से किसी ने पूछा कि जो है ये बताएं कि आपका पड़ोसी कौन है। तो 101 बताएंगे, 103 बताएंगे, या आपका पड़ोसी बताएंगे क्योंकि आप दिल्ली आए हो। एक आपका स्थायी एड्रेस होता है, एक आपका परमानेंट एड्रेस होता है, एक आपका टेम्परेरी एड्रेस होता है। तो अब जब हम खाली बैठे हम ऐसे सवाल आने लगते हैं। यूपीएससी ऐसा कभी नहीं करेगी। सवाल ये है कि सर फ्रेंच गियाना है तो फ्रांस का, तो फ्रेंच गियाना के जो पड़ोसी देश हैं क्या वो फ्रांस के भी पड़ोसी देश गिने जाएंगे? सोचो सोच कैसी आ रही। खाली बैठे हुए समय कितना है हमारे पास, हमने ना पिछले वर्षों के प्रश्न देखे ना कुछ देखे, इसे कहते हैं बाल की खाल। और उसके बाद हम क्या करने लगते हैं, उसके बाद हम इसी का और भी ज्यादा विश्लेषण भी करने लगते हैं। भाई, बात हो रही है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, किसी संदर्भ में वो चर्चा के मतलब बनते हैं। संदर्भ में चर्चा का मतलब बनता है या नहीं बनता है? बट बिना किसी संदर्भ के उसे जीवन का सबसे बड़ा डाउट बना लेना कहाँ तक सार्थक है, ये बताइए। जैसे मैंने आपको बताया, एक जेएनयू की मैंने कई बार कहानी कही है कि एक छात्र मेरे पास आया, कई बार से पास नहीं हो रहा था, और उसने मुझसे पूछा, भैया मुझे बस एक ही सवाल का जवाब बता दो कि भारत के किस जिले में आज तक कुत्ता कुत्ता काटने की इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुई। अब भाई कह दिया, कहीं पे किसी संदर्भ में आ गया होगा। क्या वो जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है? इतना बड़ा फर्रा लिख के ये भेजा है कि सर इसका बताओ। हो सकता है किसी संदर्भ में किसी शिक्षक ने किसी प्रश्न में कहीं पर आ गया, अब उसे लार्जर देन लाइफ प्रश्न का भी मखौल बनाना है, अपना भी बनाना है, और अपने को चौधरी भी दिखाना है। वैसे प्रश्नों से बचें। जो छात्र ऐसे प्रश्नों पर इनको लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन छात्रों से भी थोड़ा सतर्क रहें, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है। अब सवाल ये आता है, निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है? ठीक है। तो दिन की लंबाई किस चीज पर निर्भर करती है? अगर आपको वो आता है तो शहर सॉल्व हो जाएंगे। दिन की लंबाई, वैसे तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होना चाहिए, है ना? बट वो नहीं है। पहले तो ये बताइए, हर जगह पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात क्यों नहीं? ऑनलाइन छात्र वेलकम, गुड मॉर्निंग। एक प्रश्न के साथ हमने शुरू किया है। यहाँ कुछ एक प्रश्न पूछा गया है कि दिन की लंबाई के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये दिन की लंबाई अलग अलग स्थानों पे अलग अलग क्यों होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, बाकी लोग। पृथ्वी की सतह हर जगह एक समान है। तो क्यों है?
बैठ जाइए। पृथ्वी पर सब जगह आधा दिन 12 घंटा और आधी रात 12 घंटा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? हाँ जी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है, और अक्षांशीय अक्षांश देशांतर का विस्तार, ठीक है। अब सोचिए प्रश्न क्या पूछते हैं आप लोग। प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि फ्रेंच गियाना वाला, और हिंदी का रिजल्ट नहीं आता है। सोचिए कितनी गलत बात है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग तो उत्तर देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी इज्जत बहुत ज्यादा बनी हुई है। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में इज्जत बहुत बना लेते हैं ऐसे ऐसे सवाल पूछकर। पर गलत शिक्षक से सवाल पूछ लिए, तुम सोचे तुम चौधरी बन जाओगे, तुम्हारा सारा बराबर कर देना मैंने। एक गोला है, एक गोला है, गोले पर प्रकाश आ रहा है, 50% गोला प्रकाशित है और 50% गोला अंधकारमय है कि नहीं? अगर ये गोला घूम रहा है, अगर ये गोला घूम रहा है, घूमने में ये 24 घंटे ले रहा है, तो 12 घंटे कोई भी स्थान, मान लीजिए बिंदु x है, ये बिंदु x घूमने के लिए 12 घंटे इधर रहेगा और 12 घंटे इधर रहेगा, तो ये 12 घंटे का दिन देखेगा और ये 12 घंटे की रात देखेगा। ठीक है, जो भी आप लोग पूरा कोर्स कर चुके हैं तब ये बात है, काफी शर्मिंदगी की बात है ये। ठीक है, वो कह रहे हैं पृथ्वी की सतह है, वो कह रहे हैं सूर्य से दूरी, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग। फुटबॉल है आपके सामने, आधी फुटबॉल प्रकाशित है और आधी फुटबॉल अंधेरे में है, और फुटबॉल घूम रही है, तो 12 घंटे इधर अंधेरे में रहेगी, 12 घंटे उधर, बिल्कुल रहेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री। अब क्या होता है, ये जो पृथ्वी का ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो पृथ्वी का विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा हो जाती है। तो पृथ्वी में इसको तो पूरे के पूरे 12 घंटे, ये जो विषुवत रेखा है, ये तो यहां से लेकर यहां तक उसी धूप वाले में। लेकिन अगर मैं किसी और अक्षांश पर हूं, मान लीजिए मैं इस अक्षांश पर हूं, तो ये अक्षांश पे कोई रोशनी नहीं आएगी। इस अक्षांश पे कोई रोशनी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये तो अंधेरे वाले हिस्से में आ गया ना। तो यहां पर 24 घंटे क्या होगी? रात होगी। और ये वाला जो अक्षांश है, इसमें रात होगी ही नहीं, क्योंकि ये किस हिस्से में आया हुआ है? रोशनी वाले हिस्से में आया है। 24 घंटे दिन। अगर ये झुकाव ना होता तो सब स्थानों पे 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। लेकिन अब बदल गया। ये नहीं पता है सर, लेकिन फ्रेंच गियाना के पड़ोसी को फ्रांस के भी पड़ोसी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इसी वजह से हिंदी का रिजल्ट नहीं आया भाई। और सिर्फ हिंदी का नहीं, अंग्रेजी का भी रिजल्ट नहीं आया, जो इस तरह की रंगबाजी में लगे हुए हैं छात्र। इसको सबसे बड़ा प्रश्न बनाओ, और ये आता नहीं है हमें। तो अब क्योंकि झुकाव इस तरफ है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर ज्यादा वो जा रहा है, तो यहां पर कौन सी ऋतु होगी? दक्षिणी गोलार्ध का समर चल रहा होगा। यहाँ के दिन आप देखेंगे, अगर कहीं पर भी कोई भी हम अक्षांश देखें, तो यहां तक तो 12 घंटे होता ही होता है। 12 घंटे और थोड़ा और 12 प्लस, यहाँ पे दिन लंबे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, तो यहाँ की क्या है, इस किसी अक्षांश की क्या बात होगी? यहाँ की 12 घंटे की रात तो है, यहाँ की रात लंबी हो जाएगी। तो शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में रातें लंबी होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ जाता है तो क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध के दिन लंबे और दक्षिणी गोलार्ध के दिन। ठीक है।
सीता अमन सागर, ये हिंदी के छात्र हैं, ये कह रहे हैं सर जो 7 पेटियां हैं उनके ऊपर नीचे खिसकने के कारण दिन बदलता है। सोच रहे हो हिंदी वाला कितनी बुरी तरह से फेल होगा। वो 7 पेटियां दाब पेटियां हैं, उनका इनसे कुछ लेना देना नहीं, और ये पूरा कर चुके हैं। ये कहते हैं कि सर हमने तो आपका पूरा पूरा रिकॉर्डिंग देख रखा है कि नहीं। ये देखो सर, मैंने देखा है सर, एमपी में मंदसौर से हूं, मेरा एक मित्र बिहार से है, जब वो वीडियो कॉल पर था सर, एमपी में सनलाइट थी, बिहार में अंधेरा हो चुका था। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है सूर्योदय और सूर्यास्त की बात हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है तो ये तो प्रश्न भी नहीं समझते हैं। ये तो जो हमारा मुद्दा है कि भारत के पास एक मानक समय होना चाहिए, 2 मानक समय होना चाहिए, मानक समय के निर्धारण वाली बात। अब हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, लेकिन कोई वही नहीं। गलत प्रश्न, गलत उत्तर। क्या बता रहे हैं? पृथ्वी की सतह असमान है इसलिए। सिर्फ एक गोला, घर में एक फुटबॉल ले लीजिए, गेंद ले लीजिए, उस गेंद का आधा हिस्सा प्रकाशित होगा, आधा हिस्सा प्रकाशित नहीं होगा। जो हिस्सा प्रकाशित होगा वो दिन कहलाएगा, जो हिस्सा अंधकारमय होगा वो रात कहलाएगा। और क्योंकि ऐसा नहीं है, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो ये हो जाएगा। तो दिन की अवधि और रात की अवधि किस पर निर्भर कर रही है? जीरो पे तो 12 ही 12 रहता है, जीरो पे तो 12 ही 12 रहता है। किस पे निर्भर करती है? अक्षांश पे निर्भर करती है। तो सबसे लंबी अवधि कहां हो सकती है? अक्षांश पे 12 12 समान हो सकती है। लेकिन पूरी रात कहां हो सकती? ध्रुवों के पास हो सकती। पूरा दिन कहां हो सकता है? ध्रुवों के पास हो सकता है। सिर्फ पृथ्वी के झुकाव के कारण है। ठीक है, पृथ्वी के झुकाव के कारण है। तो अब यहां पे प्रश्न ये है कि एनसीईआरटी ने ये प्रश्न पूछ लिया और इन्होंने लिखा, सर एनसीईआरटी में लिखा है, अब बताइए क्या होगा, इसका कैसे करें सर, इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या है बता दीजिए। पता चल गया। आप एक बात बताइए, यही एनसीईआरटी पढ़ाती है, उसने लिखा होगा, अक्षांश के बारे में बताया होगा, और उसके एंड में आपसे पूछ लिया, ये बताओ कौन से शहर में। क्यों? क्योंकि भारत का विस्तार कहां से है? 8 डिग्री से 28 डिग्री तक। 8 डिग्री से 28 डिग्री तक है या नहीं? तो 8 पे तो 12 ही होगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं दिन लंबा करना है, दिनों की अवधि लंबी करनी है, तो पहले बताओ कौन सी ऋतु में दिन की अवधि लंबी होगी? ग्रीष्म ऋतु। तो भारत के किसी एक शहर की बात हो रही है जिसमें ग्रीष्म ऋतु का दिन सबसे लंबा होगा। तो बताओ वो कौन सा वाला होगा? विषुवत के पास होगा या विषुवत से दूर होगा? विषुवत के पास तो 12 ही होगा बेटा। ये तो तुम्हें समझ में ही नहीं आया। बताओ कैसे गधे वाली बात कर रहे हैं कि भाई उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में अगर सूर्य चमक रहा होगा तो ध्रुवों की ओर पूरे 24 घंटे का दिन होगा कि नहीं? तो विषुवत से दूर जाने पर दिन की अवधि लंबी होती कि नहीं होती है? ग्रीष्म ऋतु में जिस भी गोलार्ध में ग्रीष्म है, जिस भी गोलार्ध में आप ध्रुव की ओर, क्योंकि विषुवत तो 12 12 ही लेने वाला है, ध्रुव कितना ले रहा है? 24 घंटे दिन है, तो यहां 12 वहां 24, तो बीच में कहां गए? ये गए। अब ये वाली बात अगर हम ऐसे बैठ बैठ के बच्चों को समझाने लगे तो आप बताइए कोर्स कितना लंबा जाएगा। यहीं पे बच्चे बात करते हैं, हिंदी के बच्चे बात करते हैं कि हिंदी का कोर्स जल्दी खत्म नहीं होता है। आप खुद सोच के बताइए आप कैसी बात कर रहे हैं। आप लोगों का ये कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, आप ही सेकंड बैच हो ना, आप ही लोग बाहर जाके बात करते हो कोर्स नहीं खत्म हुआ। बताइए किस बूते पर हम बात करें? इस पूरी क्लास में कोई हाथ खड़ा करके नहीं कर पाया। किसी एक ही बच्चे ने कहा था कि सर अक्षांश जो है वो अक्ष जो है झुके हुए हैं। कोई तो जवाबदेही बच्चों आपकी भी है। इस चीज का फीडबैक किसने? भगवान ने मुंह दिया इसलिए हम बोलेंगे कि भैया जो है इसका बताओ, फ्रांस के नेबर बताओ। अभी अगर आपसे वास्तविक फ्रांस के नेबर पूछ लूं, आपको नहीं पता है। वास्तविक में फ्रांस देश की सीमा को छूने वाले देश पूछ लूं, नहीं पता है। लेकिन सवाल बाल की खाल का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फ्रांस का तो फ्रांस गियाना भी है सर। बताइए जरा, इसके भी पड़ोसी माने जाएंगे क्या? खेल चल रहा है, कोई तो रोकेगा भाई। पिताजी पूछे ना पूछे, माताजी पूछे ना पूछे, उन्होंने हवाले कर दिया अब केजीएस के। केजीएस तो पूछेगा। कितने ही हो टीचरों से पढ़ लिए यार, आप खुद सोचिए। चल 2 2 साल हो गए सर, मेरा तो कोर्स नहीं खत्म हो रहा। 12 महीने में कोर्स, 14 महीने में कोर्स बिल्कुल खत्म होगा। आप खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? और सिर्फ एक गोला जिसको रोशन करना नहीं समझ रहे।
अभी भी कह रहा है इसमें सिद्धांत क्या लगेगा। अब शहर है हमारे पास, नागपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। सीधी सी बात है, चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, कोई डाउट नहीं, उत्तर अपने आप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग गया, नासा जाना पड़ेगा बच्चे इसके लिए, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि भारत के युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। एनसीईआरटी का एक छोटा सा विचार अगर नहीं समझ सकते, तो मैं आपको बता रहा हूं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में, आपको इकोनॉमिक्स के टीचर ने भी बताया होगा, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश, वो तब तक हम अर्जित नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे युवा कुछ योग्यता दिखाएं। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप इतनी सरल सी बात को अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं, और वो भी मैं उस बैच से बात कर रहा हूं जिनको मैं चीजें पढ़ा चुका हूं, ये तो आपकी जवाबदेही बनती है भाई, ये तो आपकी जवाबदेही बनती है। ठीक है। चलिए, तो इसको बेकार में आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है। और इतना मैंने कहा ना, शिक्षक ही हतोत्साहित हो जाता है, तो जब छात्र कहते हैं एमएमपी क्यों नहीं कर रहे, सर मेरा आंसर चेक कर, सर पगला दिए हो यार, तुमको ये नहीं आता, तुम हमको ये करवाने वाले हो। तो हमने एक काम किया, हमने कहा शिक्षक बड़े जोश के साथ आते हैं, अगर उन्हीं को डाउन कर दोगे तो वो जो है सिलेबस खत्म करवा के चले जाए। आपको मजा किस में आता है, वो जो एक छात्र या छात्रा आएंगे ना कि सर जी कितना लिखवाए हैं, तो वो लिखवाने वाले ही अधिकतर लोग हैं, इसलिए ये काम चल रहा है। ठीक है। हाँ जी, तो ये चैट डाउन कर दीजिए, बहुत ज्यादा इन्होंने मेरा जोश बढ़ा दिया है। और यहाँ वाले अगली बार जब बोलिएगा ना कि समय लग रहा है बैच खत्म होने में, गिरबान में जरूर झांकिएगा। सबसे आंख मिला के बात कर रहा हूं, इस प्रश्न का जवाब आपके पास था नहीं, और इसमें आपसे आंख मिला के मिलाने के बाद शर्मिंदा मैं हूं कि शिक्षक को भी लज्जित कर सकते हैं आप इतनी छोटी सी बात पर, कि हम क्या पढ़ा रहे हैं यार, हम किस चीज पे। और जो शिक्षक अपना वाकई में वो रखता हो, ईमानदारी रखता हो कि यार ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात है, अगर रैंक 1 मेरा छात्र हो सकता है तो ये भी तो मेरे ही छात्र हैं, जो इतनी सी भी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं कि एक गोले का प्रकाशित हिस्सा दिन कहलाता है, और जैसे जैसे अक्ष में झुकाव आया, वो इतनी तो मैं अपेक्षा कर सकता हूँ यार। आप अगर शिक्षक से अपेक्षा करते हैं, विश्वास कीजिए आपके शिक्षक भी आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। चलिए आते हैं किस पर, हिमालय, हिमालय पर्वत। ठीक है, जल्दी से लिखना शुरू करेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय, हिमालय विश्व के, हिमालय विश्व के सबसे नूतन और सबसे ऊंचे, हिमालय विश्व के सबसे नूतन व सबसे ऊंचे वलित पर्वत श्रृंखलाओं में गिने जाते हैं, वलित पर्वत श्रृंखलाओं में गिने जाते हैं। ठीक है, इन पर्वतों की उत्पत्ति, इन पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में, के संबंध में कई विचार प्रतिपादित किए गए, जिनमें जिनमें भूसन्नति सिद्धांत व जिनमें भूसन्नति सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रमुख माने जाते हैं। हिमालयी पर्वत श्रृंखला, हिमालयी पर्वत श्रृंखला
में अवसादों का वलन, हिमालयी पर्वत श्रृंखला में अवसादों का वलन देखा जाता है, जिससे जिससे यह समझ बनती है कि इस पर्वत निर्माण में इस पर्वत निर्माण में कहीं से अवसाद कहीं से अवसाद आए होंगे और किसी प्रकार का संपीड़न बल और किसी प्रकार का संपीड़न बल इस पर्वत निर्माण में क्रियाशील होगा अगला अनुच्छेद, श्रीमान एडवर्ड सुएज के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर की अवसादों के टेथिस सागर के अवसादों के संपीड़न एवं वलन के कारण हुआ है। इसी प्रकार के विचार श्रीमान कोबर ने भी इसी प्रकार के विचार श्रीमान कोबर, तो ये जर्मन ज्योग्राफर रहे हैं श्रीमान कोबर, इसी प्रकार के विचार श्रीमान कोबर ने भी व्यक्त किए, जिन्होंने टेथिस सागर को एक जियोसिंक्लाइन माना। टेथिस सागर को एक जियोसिंक्लाइन माना। क्या होता है जियोसिंक्लाइन? तो जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति, जियो सिंक्लाइन, इसको हिंदी में भू सन्नति कहते हैं। ठीक है, तो माना आगे लिखेंगे, जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले वृहद संकीर्ण रेखीय उथले धसान वाले क्षेत्र होते हैं, जिनमें अवसादों का निक्षेप होता है।
तो ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह पर ये हिस्सा क्या है? रेखीय, लीनियर, नैरो, वास्ट, नैरो, लीनियर, शैलो, डिप्रेशन। तो ये पृथ्वी की सतह है और यहां पर क्या है? ये धसान का क्षेत्र है और लंबा धसान का क्षेत्र है। तो आसपास क्या होगा? इसके आसपास जहां से भी अपर्दन होगा, मान लीजिए नदी है, नदी कुछ अपर्दन करेगी तो नदी कहां लेकर आएगी चीजों को? इस तरफ ही बहा कर लाएगी कि नहीं लेकर आएगी? बहा कर लाएगी। नदी आएगी तो नदी के साथ पानी आएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये जलीय क्षेत्र बन जाएंगे। जलीय क्षेत्र बन जाएंगे और जलीय क्षेत्रों में क्योंकि नदियों के पास अपने अवसाद हैं तो अवसाद क्या हो जाएंगे? जमाव हो गए। तो मुझे बताइए, पर्वत निर्माण का कच्चा माल आया कि नहीं आया? पर्वत निर्माण में हमने दो चीजें मांगी। क्या मांगा? एक तो अवसाद होने चाहिए, तो अवसाद कौन ले आए? नदियां ले आई। नदियां ले आई और उन्होंने यहां पर कर, ठीक है। अब ये एक कागज है, ये कागज है और इस कागज पर मैं वजन डालना शुरू करता हूं। तो ये वजन डालूंगा तो कागज क्या होगा? बीच में से दब जाएगा। इसके सिरे को देखिएगा, जो इस पेज के सिरे, जैसे जैसे दबाता जाऊंगा तो सिरे क्या आएंगे? पास आते चले जाएंगे। तो श्रीमान कोबर का ये मानना था कि ऐसे संकरे क्षेत्र हैं जिनमें नदियां अपने अवसादों को लाती जा रही हैं और इनके नीचे जाने से क्या होगा? जो इनके किनारे के जो क्षेत्र हैं, जो उठे हुए क्षेत्र हैं, वो क्या करेंगे? वो पास आने लगेंगे। अब वो पास आएंगे तो बीच का मलबा क्या हो जाएगा? वो पिचक जाएगा और वो जो पिचके हुए वलित अवसाद हैं वो क्या बने? हिमालय में। तो ये जो दो सिरे हैं उनको इन्होंने क्या कहा? ये जो दो किनारे हैं, आप इसका एक और चित्र भी देख सकते हैं, ये ऐसा हो गया और ये इसके उठे हुए हिस्से हैं, ठीक है। यहां पर क्या इकट्ठा हो रहा है? अवसाद इकट्ठे होते जा रहे हैं, अवसाद भारी हो रहे हैं। भार, अपने भार के कारण क्या होगा? एक संपीड़न बल दोनों तरफ पैदा होगा। तो हमें क्या चाहिए पर्वत निर्माण के लिए? संपीड़न बल चाहिए और अवसाद हैं, दोनों हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी ठोस भूमि है, इस भूमि को वो ठोस भूमि कहते हैं और इसका नाम होता है फोरलैंड या अग्र भूमि। क्या होता है? फोरलैंड या अग्र भूमि। और इनके बीच में क्या है? अग्र भूमि के बीच में क्या है? भू सन्नति। पहले तो ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो श्रीमान एडवर्ड स्वेस ने तो ये कहा भाई 33 में अवसाद थे, अवसाद पिचक गए और उससे बन गए हिमालय। सवाल यह है भाई कैसे पिचके, क्यों पिचके? तो उन्होंने कहा भाई हम यही बता सकते और नहीं बता सकते। श्रीमान कोबर ने बताया, मैं बताता हूं कैसे पिचके। उनका पहले क्या थी? भूसन्नतियां थी, लंबी लंबी भूसन्नतियां। उन्होंने कहा जहां भी पर्वत निर्माण हुए, जहां भी पर्वत निर्माण हुए, इसको भूसन्नति पर्वत निर्माण सिद्धांत कहा जाता है। जहां भी पर्वत निर्माण हुआ है वहां उससे पहले भूसन्नति हुआ करती थी। भूसन्नति में क्या हुआ? नदियां आती थी, नदियां अपने अवसादों का निक्षेप करती थी, उनके भार से वो भूमि नीचे दबने लगती है और साइड की जो कठोर भूमि थी, जिसको हम फोरलैंड कहते हैं, अग्र भूमि, वो पास आने लगती, ठीक है। उन्होंने इसको कहा अंगारा लैंड। उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड। और दक्षिण में क्या था? गोंडवाना लैंड, क्योंकि भारत की प्लेट वहीं से टूट कर आ रही थी ना। तो अंगारा और गोंडवाना, ये दोनों अग्रभूमि, जब उनपे संपीड़न बल लगा तो धीरे धीरे ये आगे चलने लगे और ये जो थे बीच का जो हिस्सा था वो क्या हो गया? वलित हो गया और ये आगे बढ़कर यहां पर आ गए। समझ में आया? बीच में क्या बन गया? हिमालय। चित्र बन गया? बना लो चित्र, जल्दी से बना लो। जियोसिंक्लाइन लिखवा भी दिया है। ये किसका सिद्धांत बता रहा हूं? कोबर का सिद्धांत, कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत। इसे भूसन्नति सिद्धांत भी कहते हैं।
पहले चित्र बना लो, फिर उसके नीचे लिखवा दो। डन। आगे लिखेंगे श्रीमान कोबर के भूसन्नति आधारित पर्वत निर्माण सिद्धांत। भूसन्नति पर्वत निर्माण सिद्धांत के अनुसार तेथीस भूसन्नति में अत्यधिक अवसादों के निक्षेप के कारण तेथीस भूसन्नति में अत्यधिक अवसादों के निक्षेप के कारण एक संपीड़न बल उत्पन्न हुआ जिसके चलते गोंडवाना का भारतीय अग्रभाग अंगारा लैंड के अग्रभाग या अग्रभूमि की ओर गति करने लगा, अग्रभूमि की ओर गति करने लगा और तेथीस सागर के अवसादों से हिमालय की ओर गति करने लगा और तेथीस सागर के अवसादों से हिमालय का जन्म हुआ, या अवसादों के वलन से हिमालय का जन्म हुआ। तेथीस सागर के अवसादों के वलन से हिमालय का जन्म हुआ। इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक जो ये बताया है सारा सिद्धांत गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे और समझ आई हमें पता चला कि हिमालय में केवल तेथीस सागर के अवसाद ही नहीं, हिमालय तो बहुत अलग है। तो तब तक विज्ञान का बहुत विकास हुआ नहीं था। तो असली समझ हमारी कब विकसित हुई? जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आए।
तो ये तो हमने आपको हल्का फुल्का लिखवा दिया, क्योंकि किताबों में कुछ नाम दिए होते हैं। एडवर्ड स्वेस का नाम आ जाता है, श्रीमान कोबर का नाम आ जाता है, कभी कभी ये संपीड़न बल की बात आ जाती है, फोरलैंड या अग्रभाग की बात आ जाती है। तो अगर ऐसा कुछ प्रश्न में आए तो शिक्षक का एक दायित्व होता है कि छात्र को सारे पहलू बता के रखे, क्यों परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता का जो इसका सही आधुनिक सिद्धांत है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की तरफ जाएंगे, अगला अनुच्छेद लिखेंगे सभी लोग। हिमालय की उत्पत्ति से जुड़े, हिमालय की उत्पत्ति से जुड़े सभी विचार, हिमालय की उत्पत्ति से जुड़े सभी विचार पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से हिमालय हिमालय का वैज्ञानिक, हिमालय का वैज्ञानिक प्रारूप प्रस्तुत नहीं कर पाए, किंतु किंतु प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक ऐसे आधुनिक सिद्धांत के रूप में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक ऐसे आधुनिक सिद्धांत के रूप में आया है जिसने हिमालय की उत्पत्ति, जिसने हिमालय की उत्पत्ति व हिमालय की उत्पत्ति व उससे संबंधित भू आकृतिक, उससे संबंधित भू आकृतिक प्रश्नों को वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से समझाया है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय, हिमालय एक अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा पर निर्मित हुआ है। इसमें भारतीय व यूरेशियन प्लेट के बीच अभिसरण हुआ है। ठीक है, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट उत्तर दिशा, भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से, भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से विखंडित होकर उत्तर दिशा की ओर, विखंडित होकर उत्तर दिशा की ओर गमन करने लगी। लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट
यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसके फलस्वरूप एक चरणबद्ध तरीके में, जिसके फलस्वरूप एक चरणबद्ध प्रक्रिया से हिमालय, जिसके फलस्वरूप एक चरणबद्ध प्रक्रिया से हिमालय व उसकी संबंधित श्रृंखलाओं व उससे संबंधित श्रृंखलाओं का कालांतर में विकास हुआ। तो ये भारत की प्लेट, ये एशिया की प्लेट। भारत की प्लेट कहां से टूट के आई है? गोंडवाना से टूटी है, उत्तर दिशा में जा रही है। और प्रारंभ में क्या है? एशिया का प्लेट का सागरीय भाग, और ये सागरीय ओ अभिसरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ओ अभिसरण। भारत की प्लेट आगे बढ़ती है, एशिया की प्लेट वहीं पर रहती है, भारतीय प्लेट नीचे जाती है। ठीक है, नीचे जाती है, कुछ ज्वालामुखी भी उत्पन्न होते हैं और आगे जाती है। आप देख रहे हैं इसकी दूरी जो है, इतना लंबा कम, ये 33 सागर है। 33 सागर अब सिकुड़ता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। अब छोटा होता जाएगा तो उसके अवसाद कहाँ होंगे? धीरे धीरे सतह पर आएंगे और आगे जाने पर धीरे धीरे अब इन अवसादों का क्या आ जाएगा? इनका मुड़ना शुरू हो जाएगा और ये कुचले जाएंगे और फिर हिमालय बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है? एक प्लेट दूसरी कब टकराई है? 30 मिलियन साल पहले, और चरणबद्ध तरीके से ये बनता है। उन चरणों को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, यहां से चले 70 मिलियन से हम कहां पर थे? दक्षिणी गोलार्ध में, गोंडवाना का हिस्सा, वहां से टूटे उत्तर की ओर गमन कर रहे हैं। 55 मिलियन पे यहीं कहीं पर आपको याद होगा, अभी दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा द्वीप है? रियूनियन द्वीप। तो रियूनियन द्वीप से गुजरे होंगे हम, तो यहाँ पर हम ऐसे आ गए। फिर हम यहाँ आए गोंडवाना में, जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पर क्या हुई? इससे पहले हमारी जब 70 मिलियन है, इससे पहले जब पेंजिया टूटा है तो हमें दरारें भी आई। दरारों की कहानी हम कर चुके हैं। दरारों के बाद आर्यन काल में हमारे पास क्या आता है? ये भी आ जाता है, लावा आ जाता है। लावा के बाद हम यूं जा रहे हैं, ये 38 मिलियन पे आप देखेंगे हम यहाँ पर हैं, और 30 मिलियन के करीब हमने कहीं पे जाकर उसको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद भी प्रक्रिया जारी रही और फिर आप देखेंगे भारत की जो प्लेट इस तरह चल रही थी, ये घूम कर ऐसे हो गई है, इस तरफ घूमी कि नहीं घूमी? तो ये जो घूमना हुआ है, तो पहला जो हमारा है, जो दिशा जो थी हमारी, गमन की दिशा पहले उत्तर की ओर जा रहे थे। जब हम टकरा गए किससे? यूरेशिया यहां था। जब हम इससे टकराए तो टकराने के बाद हमारी गमन की दिशा कैसी हो गई? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भारत इस तरह से घूमकर उसमें जाकर बैठ गया। इस पूरी प्रक्रिया में हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय केवल टेथीस सागर के अवसादों के पिचकने से नहीं बना है, इसमें कई प्रक्रियाएं हुई हैं, जिस वजह से हिमालय की अपनी एक संरचना है, उनकी श्रृंखलाओं का एक क्रम है, और वो सारे एक ही बार में नहीं बने हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। ये मैंने आपको लिखवाया है, ये डायग्राम शायद एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपकी बुकलेट में भी दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांस हिमालय तो सभी लोग लिखेंगे आगे। तो चरण क्या है? प्रथम चरण, प्रथम चरण क्या है? हम ऐसे आए, ठीक है, ऐसे आकर यहां पर टकराएंगे। ठोस है। अगर आप मुझसे पूछें किस चीज से बना है, तो यहाँ निश्चित रूप से अरावली होने चाहिए, अगर आपको याद है। और यहाँ पर कौन सा पठार है?
शिलोंग, ये सब क्या है, आर्कियन काल के ठोस आग्नेय हैं। जब ये जाके टकराएगा तो उसमें मोड़ आएगा कि नहीं आएगा? यहां जैसे ही गए तो अब क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट में मोड़ आ जाएगा। यूरेशियन प्लेट जो ऐसी थी वो ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। हम इसमें जाकर यूं घुस जाते हैं। तो इसी में जब ये मोड़ आ रहा है बच्चों, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसने किसको जन्म दिया? अक्ष संघीय मोड़ आया कि नहीं आया? यहीं पर आप जानते हैं नंगा पर्वत बना है पश्चिम से पूर्व, तो अक्ष संघीय मोड़ क्यों था? एक नोक जाके उसमें लगी है तो उसने उसको मोड़ दिया। ठीक है, पहला ये हुआ। उसके बाद जब हम टकरा गए तो और आगे तो जा नहीं सकते, और आगे नहीं जा सकते, तो क्या हुआ, ये प्लेट ऐसे घूमनी शुरू। अब क्या हो गया, ये ऐसे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये अब हम इस तरह से आ गए। जब हम इस तरह से आए हैं तो ये भी तो नोक है ना, इधर भी कठोर चट्टाने, तो ये भी तो इसको धंसाएगा। यहां पर एक और मोड़ आएगा कि नहीं आएगा? यहां कौन सा पठार है? शिलोंग का पठार, इसने भी किया, तो दूसरा अक्ष संघीय मोड़ बन गया, बन गया। और हमारी क्या गति रही? पहले तो उत्तर की तरफ गमन किया और उसके बाद घड़ी के सुई के विपरीत जो है हमने घूमकर मारा। और जिस तरह से एक दरवाजा बंद होता है, उसी तरह से ऐसे गए और दरवाजे की तरह बंद हो गए। अब यहाँ पे था क्या हम दोनों के बीच में? टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर के जितने भी निक्षेप होंगे वो क्या होंगे? वो वलित हो जाएंगे। तो बीच में यहां पर क्या बन जाएगा? टेथिस निक्षेप, इनसे क्या बने? पर्वत बन गए। ये क्या कहलाते हैं? टेथिस हिमालय या पार हिमालय। ये प्रमुख हिमालय नहीं। ठीक है, हमारी प्लेट सफेद और यूरेशिया की प्लेट भूरी, तो हमारे बीच में एक अंतर है, अंतर है। तो वो जो सीमा है, वो सीमा क्या कहलाएगी? कोई छात्र जिसे उस सीमा का नाम पता है? कोई छात्र, सीमा का नाम? ITC नहीं है, S। इंडस, सिंधु नदी, सांगपो, सूचर जोन। इसी जोड़ में, दोनों का जोड़, दो अलग है ना, प्लेटें अलग हैं, दोनों प्लेटों के जोड़ में यहां पहले ही एक नदी बहा करती थी। वो नदी अगर बह रही है और नदी पर आप जाकर एक नोक टकराए, तो वो नदी जो है, इस नदी को शिवालिक नदी कहा जाता था, वो या इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता था। इंडो ब्रह्म नदी ऐसे बहती थी। अब वो नदी खंडित हो गई कि नहीं होगी? मान लीजिए एक नदी बह रही थी, एक नदी ऐसे बह रही थी। अब जब चोंच आई तो इस नदी का ये हिस्सा यहां चला गया, ये हिस्सा यहां चला गया, ये हिस्सा यहां चला गया। तीन नदियां बन गई। कौन सी? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो नदियां हैं, जिसे कहा जाता है हिमालय से भी पूर्व बहने वाली, जो पूर्वगामी नदियां होती हैं, एंटीसीडेंट रिवर जिन्हें कहते हैं, ये हिमालय से पहले ही बह रही थी, लेकिन जाकर जब टक्कर हुई तो उन नदियों को भी मोड़ मिल गया, नए नए रुख आ गए उनके, और बीच में हमारे पास जो अवसाद थे वो दब के क्या बन गए? हिमालय बन गए। लेकिन ये हिमालय क्या कहलाते हैं? तेथीस हिमालय, क्योंकि ये तेथीस से बने थे। इन्हीं को हम पार हिमालय भी कहते हैं। तो पहला चरण ये क्या लिखेंगे? पहला चरण, इस चरण में भारतीय प्लेट के टकराने से दो अक्ष संघीय मोड़ बने। टेथिस सागर
टेथिस सागर। तो जैसे जैसे दूरी कम होगी तो टेथिस सागर उथला होने लगेगा कि नहीं, क्योंकि उसके निक्षेप जो है अब सतह के पास आ जाएंगे। टेथिस सागर उथला, उथला हुआ और उसके निक्षेप वलित होकर टेथिस हिमालय या पार हिमालय बने। यही इंडस, इंडस सांगपो। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? सांगपो। यहीं पर इंडस और सांगपो नदी की दिशा व प्रवाह निर्धारित हुआ। ठीक है। आज टेथिस हिमालय लिखेंगे सभी लोग, आज टेथिस हिमालय पश्चिम में काराकोरम लद्दाख। आज टेथिस हिमालय पश्चिम में काराकोरम लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश रेंज एवं कैलाश श्रृंखला के रूप में जाने जाते हैं। ये श्रृंखलाएं अत्यधिक ऊंचाई, निम्न तापमान, अत्यधिक ऊंचाई, निम्न तापमान एवं हिम आच्छादन के लिए जानी जाती हैं। K2 ऑस्टिन गॉडविन है ना, भारत के पार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 राकापोशी, लिखते रहिए K2 राकापोशी इत्यादि चोटियां, K2 राकापोशी इत्यादि चोटियां, ठीक है, कॉमा अक्साई चिन्ह देवसाई पठार, देवसाई एवं दोसा पठार, अक्साई चिन्ह, देवसाई एवं दोसा पठार, और लद्दाख का ठंडा मरुस्थल, और साथ ही साथ सियाचिन बाल्टोरो, सियाचिन बाल्टोरो बटूरा आदि ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पार हिमालय की बात कर रहे हैं। सबसे अनुरोध है एटलस खोलेंगे और एटलस में जम्मू कश्मीर का मानचित्र निकालेंगे। सभी लोग
हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ढूंढेंगे काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर। ढूंढ लीजिए, जिनको नहीं मिल रहा है सामने स्क्रीन पर भी है। तो ये काराकोरम है सबसे ऊपर। अगर आपको याद हो, हमने ऐसे बात की थी, यहाँ पे पामीर है। पामीर से अफगानिस्तान की तरफ क्या निकलता है? हिंदू कुश, चीन की तरफ कुनलुन, और इधर आ रहा है हमारा काराकोरम। काराकोरम दिखाई दिया। काराकोरम में K2 भी लिखा होगा, 8611 दिखाई दे रहा है K2। जिनको नहीं मिल रहा है, मेरी एटलस में यहां पर है, लगभग यहां होना चाहिए। अपना घर जाकर अपनी एटलस में बाद में भी आप उसे मार्क कर सकते हैं। K2 लिखा हुआ है। K2 के पश्चिम में नंगा पर्वत भी लिखा होगा। नंगा पर्वत, ये दो चोटियां हो गई, मशहूर चोटियां हैं K2 और नंगा पर्वत। होने को ज्यादा ऊंची कौन सी है? K2 ज्यादा ऊंची चोटी। ठीक है, 8611, और हमारे पास नंगा पर्वत है वो 8125 है। स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। डन। ये हुए काराकोरम। अब उसी में हम देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है राकापोशी। अगर आपकी में राकापोशी है तो ठीक है, कम ऊंचाई की है, 7788। आप ये देखेंगे पीओके में है। सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर है। ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है, बट क्योंकि मैंने क्लास में नाम ले लिया, फिर छात्र को घबराहट होती है, राकापोशी नहीं मिल रहा, इसलिए आपको सचित्र यहां पर दिया गया। ठीक है, तो ये राकापोशी हो गया। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये तीन मुझे पर्वत, जैसे देयर फोर की आकृति होती है, इधर नंगा पर्वत, इधर K2 और इधर राकापोशी, तो तीन मैंने आपको दिखा दी। अगर है एटलस में, अच्छी बात है। आपको मुख्य भारत के मानचित्र पर नहीं मिलेगा, राज्य के मानचित्र पर जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र पर जाएंगे, तो वहां पर ये मिल जाएगा। नहीं मिला है तो भी लिखवा दिया है, ये वहीं पर है दिखाने के लिए। अब यहीं पे बताना चाहता हूं बच्चों, ये हिस्सा है अक्साई चिन्ह। यही हमारा लद्दाख का ठंडा मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल। ये आप देखेंगे काराकोरम के भी परे है। काराकोरम के भी परे है। ग्रेट हिमालय तो वृहद हिमालय, इसके ऊपर का हिस्सा जो है पार हिमालय कहलाता है। यहीं पर देवसाई और डोसा प्लेन नाम की जगह है। अगर लिखी है तो ठीक है, नहीं तो आपको लद्दाख का पठार दिखाई दे रहा है, लेह जहां लिखा हुआ है वहां डोसाई या देवसाई भी कुछ लिखा हुआ है। भौतिक मानचित्र में देवसाई लिखा हुआ है, और देवसाई का पठार। तो ये एकदम सूखा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है। जब यहाँ बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ झीलें भी बन जाती हैं। आप देखें कई छोटी छोटी झीलें भी हैं, दिख रही हैं। सो मोरिरी जो चीन और तिब्बत के बीच में है, चीन और तिब्बत पूर्वी सीमा की तरफ आएंगे, हैं कुछ झीलें नीले रंग की। क्या क्या नाम है? पेंगोंग सो, पेंगोंग मिल गई, ऐसी सो मोरिरी। इस तरह से ये झीलें हैं। ठीक है, ये झीलें हैं। यहां पर हिम आच्छादन है, ये मैंने आपको बताया है। इसी हिमालय को टेथियन हिमालय भी कहते हैं। क्यों टेथियन हिमालय? क्योंकि यहाँ टेथिस के अवसादों से बना है। और टेथिस क्या था? टेथिस सागर था। तो यहाँ आज भी सागरीय जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। तो जो लोग लद्दाख जाते हैं, और यदि एक भूगर्भ शास्त्री लद्दाख में जाकर पर्वतों का, चट्टानों का आकलन करेगा, उसे स्पष्ट रूप से सागरीय जीवों के जीवाश्मिक अवशेष दिखाई देते हैं चट्टानों में। ठीक है, तो किससे बने? सागरीय निक्षेपों से। क्या यहाँ पे जीवाश्म मिलेंगे? मिलेंगे। कौन से जीवाश्म मिलेंगे? सागरीय जीवाश्म यहाँ पर मिलते हैं। सबसे ऊंची चोटी K2। ठीक है, नंगा पर्वत इसकी चोटी नहीं, नंगा पर्वत मुख्य हिमालय की है, लेकिन इस क्षेत्र में बड़ी चोटियों की मैं बात कर रहा हूं, उसकी मैंने बात की। ठीक है, ये हुआ हमारा काराकोरम। काराकोरम के नीचे लद्दाख है, दिख रहा है, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो आप पाएंगे कि काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक नदी है, श्योक नदी। मिली श्योक नदी। श्योक नदी इंपॉर्टेंट है, बाद में भी काम आएगी। और लद्दाख और जास्कर के बीच में है सिंधु नदी। और आप देखेंगे सिंधु नदी तिब्बत से चली आ रही है। ये तिब्बत से चलती है, उत्तर पश्चिमी दिशा में बहकर आती है, फिर ये घूमेगी, घूमकर नंगा पर्वत के पास आप देखेंगे ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगी। सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे, जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है पहले स्क्रीन पर देख लीजिए, फिर आपको एटलस में भी ढूंढना आसान हो जाएगा। तो ये मैं हूं कैलाश,
आज भी आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा समाचारों में है हर जगह। तो कैलाश के पास मानसरोवर झील के पास ये यहां से बच्चों ये आपकी सिंधु नदी जा रही है। ठीक है, ये सिंधु नदी उत्तर की तरफ जा रही है, तो आपकी भी ऐसे उत्तर की तरफ जाएगी और उसमें आकर शोक मिल जाएगी, शोक मिलेगी, शोक से नुब्रा मिलेगी, फिर ये आगे जाएगी, इसमें गिलगिट मिलेगी, और यहां पर आप देखेंगे नंगा पर्वत के बाद ये दक्षिण की तरफ मुड़ गई। ये दक्षिण क्यों मुड़ेगी? ये दक्षिण क्यों मुड़ी? अक्ष संघीय मोड़। तो ये नदी ऐसे जा रही थी, पहले ही नदी बह रही थी, लेकिन ऐसे आगे तो उसको काटते हुए ये निकली है, तो वहां पे एक बहुत गहरा खड्ड बना है, बंजी गॉर्ज कहते हैं उसे। वहां पे बंजी गॉर्ज में ये नदी आकर मुड़ती है। तो ये क्या करता है, हिमालय की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कर देती है नदी, क्योंकि यहीं पर वो अक्षसंघीय मोड़ आया होगा। कितने लोगों को सिंधु नदी का मोड़ दिखाई दे रहा है? दिखाई देगा? तो ये हमारा हुआ पार हिमालय। पार हिमालय में कितनी श्रृंखलाएं हैं हमारे पास? 4 श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और तिब्बत में पाई जाने वाली कैलाश श्रृंखला। क्लियर हो गया सभी लोग? इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ट्रांस हिमालय ये महान हिमालय के ठीक उत्तर में है, ग्रेट हिमालय के उत्तर में है। ये क्या है? ये अधिकांश भाग तिब्बत में है। इनको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। इन्हें उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पामीर को कहा जाता है रूफ, रूफ ऑफ एशिया या रूफ ऑफ वर्ल्ड। इसे क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ एशिया। एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? ये पार हिमालय को। लिख लीजिए जल्दी से। और ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लेशियरों का अगर कहीं पे निवास है तो यहीं पर है। कहां पर? इसी काराकोरम क्षेत्र में। तो हिंदू कुश काराकोरम क्षेत्र में अगर अगर ध्रुवों के बाद कहीं पर बड़े ग्लेशियर हैं जिन्हें गैर ध्रुवी ग्लेशियर कहा जाता है, तो वो कहां पर हैं? वो यहां पर हैं। ठीक है सभी लोग? ग्लेशियरों के लिए जाने जाते हैं, वो भी आपको नाम बता दिए। लद्दाख का पठार काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्व में है। समुद्र तल से ये 5000 मीटर के करीब है। तो तिब्बत और लद्दाख का जो ये पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा अंतर पर्वतीय पठार। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा अंतर पर्वतीय। अंतर पर्वतीय क्या होता है? दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। तो दक्षिण में हिमालय है, उत्तर में कौन सी है? स्क्रीन पर भी लिखी हुई है, जल्दी बताइए। दक्षिण में हिमालय, उत्तर में कौन सी जिसके बीच में तिब्बत फंसा हुआ है? जल्दी से बताइए। अरे विश्व भूगोल भी पढ़ा चुका हूं, इतना शर्मिंदा ना करो टीचर को। यहां पे है कुनलुन, कितनी बार पढ़ाया, पिछली क्लास में भी पढ़ाया, ऐसा भी नहीं कि तब वो। ये हिमालय है, ये कुनलुन है, बीच में तिब्बत, कुनलुन, हिमालय। और कल ये भी बताया था कि यहां पर टियान शान है और बीच में तारिम घाटी है। टकला मकान भी कल ही बताया था, कल मतलब पिछली क्लास में बताया था। ऐसे अगर सनसनाए रहोगे तो क्या फायदा भाई? कुछ गए, कुछ पढ़े होगे ना, कुछ तो मौका मिला होगा। अगर ऐसे ही रहोगे, सर कोर्स खत्म कब करेंगे सर, हम तो आईएएस हो जाते, बस आपकी वजह से रुके हुए हैं। हम भी कभी कभी चेक कर लेते हैं कहीं हमारी वजह से तो नहीं रुक गया है, क्योंकि अपराध बोध हमें होगा। ठीक है यार, ये चैट ऑन कर देना। देखिए यहाँ पर भी कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? ट्रांस हिमालय समझ में आया कि नहीं? तो ट्रांस हिमालय हिमालय नहीं होते, उन्हें पार हिमालय कहा जाता है। डन? ठीक है, तो प्रमुख रेंजेस हो गए। प्रमुख यही आपको जीएस वाले छात्र को इतना पता होना चाहिए। आपकी बुकलेट में भी दिया हुआ है, आपकी बुकलेट में भी दिया हुआ है। पवन कुमार, आप इतना ज्यादा क्यों लिखवा रहे हो? आपकी पढ़ाने की शैली बदल गई है। मेरी मर्जी यार, तुम्हारी पढ़ने की शैली नहीं आ रही, मेरी शैली की चिंता कर रहे हो। मेरे पास पूरी वो है भाई। बोला आपके पढ़ाने की शैली बदल गई, तुम पढ़ के राजी नहीं हो, हमारी शैली पर बात कर रहे हो, हम पे बहुत जल्दी टीका टिप्पणी कर लेते हो। हाँ, जब जवाब आता है तो कोई जवाब नहीं आता। डन? पार हिमालय। तो पार हिमालय में कुछ प्रश्न जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, एक यहाँ पे लिखा हुआ अघिल पास, काराकोरम पास।
दो नाम दिए हुए हैं, अघिल पास और काराकोरम पास। कुछ कुछ किताबों में एटलस में दिया है, कुछ में नहीं दिया है। इन्हें कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं इन्हें? दर्रा। दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है पहाड़ों के बीच में एक प्राकृतिक गैप। ठीक है, प्राकृतिक गैप कैसे हो सकता है? हो सकता है यहां से एक नदी बह रही थी, तो नदी ने पहाड़ों को काट दिया। तो अब जब ऐसे ऊंचे पहाड़ हों जैसे कि ये काराकोरम है, इन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। इन्हें पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इनके बीच में अगर इस तरह के गैप मिल जाए, तो लोग हुए, चरवाहे हुए, या फिर यातायात का कोई साधन करना हो, तो उसे दर्रा कहते हैं। ये दर्रे हिमालय जैसी पर्वत को पार करने में बहुत अहम होते हैं। इन्हीं दर्रों के थ्रू, जैसे हम जानते हैं अफगानिस्तान में सुलेमान किरथर आता है ना, सुलेमान किरथर, ऊपर हिमालय और इधर पूर्वांचल हिमालय, ये भारत को बाकी सारे एशिया से काट देते हैं। देखा जाए तो भूगोलिक रूप से भी हम अलग ही प्लेट थे। तो भारत में अगर घुसना हो तो इन पर्वतों को पार करना पड़े। तो जो हम सुनते हैं कि आक्रमणकारी भारत में आए पश्चिमी क्षेत्रों से, वो इन्हीं दर्रों को यूज करके आए। बहुत मशहूर दर्रा है खैबर दर्रा। कहां पर? सुलेमान में आएगा, अफगानिस्तान में। खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बोलान दर्रा, इस तरह के दर्रे होते हैं। उसी तरह से अब जब हमें ये पार करना है तो दो मशहूर दर्रे हैं, एक का नाम है अघिल और दूसरे का नाम है काराकोरम। तो काराकोरम और उसको पार करने के लिए दर्रे चाहिए होते हैं। ऐसे ही बाकी हिमालय को पार करने के लिए भी क्या चाहिए? दर्रे चाहिए। तो हमारा एग्जामिनर हमसे कैसे प्रश्न पूछता है, उस संदर्भ में पहले बात सुन लीजिए। आपका एग्जामिनर आपसे पर्वत चोटियों की अपेक्षा करता है। 10 प्रमुख पर्वत चोटियां आपको पता होना चाहिए, ऊंचाई के आधार पर लगाना आना चाहिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व लगाना आना चाहिए। 10 या 12 दर्रे पता होने चाहिए और कुछ ग्लेशियर भी पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि ये चोटियां, ये ग्लेशियर और ये दर्रे आपका जो केजीएस का हैंड आउट है उसमें दिए जा चुके हैं, तो आपको ये डर ना रहे कि भाई ये कहीं है नहीं है, तो ये होगा। ठीक है। रुचि शुक्ला कह रही कुछ नहीं मिल रहा। रुचि शुक्ला जी, मेरा कोई कोई इसका अफसोस नहीं कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आईएएस मिल जाएगा बेटिया, है कि नहीं? क्योंकि आपको काराकोरम ही नहीं मिला है। तो आप सोचो, जिस छात्रा को काराकोरम ही नहीं मिल रहा है जम्मू कश्मीर के मानचित्र पर, उसको डीएम मिल जाए, ऐसा नहीं मिले, है ना? तो रुचि जी, मुझे कोई इसमें अफसोस नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पे भी दिखता हुआ है तो भी नहीं मिल रहा है, तो बेटा आई साइट जरूर टेस्ट करा लेना। और अगर नहीं दिखता है कुछ, तो फिर जनरल में कैसे एग्जाम दे दो? फिर तो आप आंखों के हिसाब से भी एक श्रेणी आती, उसमें दे देना बिटिया, है ना? और अगर दिखता है और मम्मी पापा को दिख जाए, तुम्हें ना दिखे, तो डिसाइड कर लेना जूता मारेगा कौन, मम्मी मारेंगे या पापा मारेंगे, आप देख लेना। क्योंकि ये आपके सामने है और किसी भी एटलस में काराकोरम दिखेगा ही दिखेगा, काराकोरम दिखेगा ही दिखेगा। तो रुचि जी, जितने मशहूरियत आप चाहती थी आपको मिल गई है ना? संजीदा, काफी संजीदा हो रही है। 26 जून की रिकॉर्डेड नहीं दिखा रहा। मुझे क्या पता 26 जून की रिकॉर्डेड दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लाइव में क्लास करिए, और अगर नहीं है तो टेक्निकल टीम जब डाल देगी उसका इंतजार कर दीजिएगा। ठीक है, तो करें कुछ पर्वत श्रेणियां। ये कौन से पेज नंबर पे हैं ये जो पर्वत चोटियों के नाम है? पेज नंबर, ये बस इसका पेज नंबर बता दो बेटिया। 12 नंबर, पेज नंबर 12। केजीएस की बुकलेट में 12 नंबर पे चोटियां भी दी हुई हैं, सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, चलें फिर। तो जिनको कुछ नहीं मिलता है, पहले 4 ग्लेशियर लिख लो। क्या क्या नाम है? सियाचिन, हिस्पर, बाल्तोरो, गंगोत्री। जल्दी लिखो 4 ग्लेशियर। सियाचिन, सियाचिन, बाइफो, हिस्पर, बाल्टोरो। सियाचिन, बाइफो, हिस्पर। ये 75 किलोमीटर, ये 67 किलोमीटर और ये 62 किलोमीटर। भारत का सबसे
लंबा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। तो अगर टॉप 3 मुझे चाहिए तो सियाचिन, बाइफो और हिस्पर, ये मैं आपके लिए 3 ले आया। तीनों कहां पर है? काराकोरम में ही मिल जाएंगे, काराकोरम में ही मिल जाएंगे। तो ये काराकोरम, जैसा कि हमने कहा, इसको जो है हिमालय का क्षेत्र है, इनको जो है एशिया की वाटर टावर भी कहा जाता है। तो इनको वाटर टावर्स के भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एशिया की जल टावर्स। क्यों जल टावर कहा गया? इनमें जो जो बर्फ है वो पिघलेगी तो हमारी नदियों की जो जल की आपूर्ति करेगी कि नहीं करेगी? इसी पे आपको प्रश्न में दिखाया था कि जलवायु परिवर्तन से इस क्षेत्र में बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा। तो ये पहले जब आप उत्तर देंगे तो आपको कुछ तो वो भी नाम बताने पड़ेंगे कि नहीं। तो सियाचिन, हिस्पर, बाल्तोरो, सियाचिन, बाइफो, हिस्पर, फिर बाल्तोरो, ये काराकोरम के हो। फिर हम थोड़ा सा आगे आते हैं, तो जो है हमारे पास गंगोत्री आ जाएगा। ये कुमाऊं और गढ़वाल में आ जाएगा गंगोत्री। कौन सा आ गया? गंगोत्री। ये कहां पर है? कुमाऊं हिमालय में। कुमाऊं हिमालय में गंगोत्री आ गया। गंगोत्री गंगा का उद्गम। और यमुना का उद्गम कहां से होता है? बंदर पूंछ। गंगोत्री और बंदर पूंछ जो है ये यमुना के उद्गम के लिए है। डन। कितने हो गए हमारे? सियाचिन, बाइफो, हिस्पर और गंगोत्री, और ये हो गया। एक और हमारे लिए काम का है, काम का है। ये जो गंगा जो है ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आती है। तो यहाँ पे दो नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। तो ये अलकनंदा जो आती है सतोपंथ और भागीरथी से आती है। तो यहाँ पर भागीरथी, सतोपंथ, ये कौन सी? भागीरथ खरक और सतोपंथ, ये दोनों से कौन सी नदी आती है? अलकनंदा। सर ये समझ में नहीं आया तो सभी लोग ध्यान देंगे। ये है गंगा, ठीक है। गंगा किससे बनती है? अलक, नंदा और भागीरथी। भागीरथी के उत्तर में ग्लेशियर का नाम गंगोत्री। लेकिन अलकनंदा कहां से आती है? अलकनंदा आती है सतोपंथ और भागीरथ खरक से। तो यहां पर कौन सा है? सतोपंथ और भागीरथ, ठीक है। अहम नदियां जो हमसे पूछ सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। डन। काराकोरम के 3 इंपॉर्टेंट, पहले 3 इंपॉर्टेंट क्या हैं? जल्दी से बोल लो, एक बार मेरे साथ बोल लोगे। वैसे तुम कभी बोलोगे नहीं, वो तो जब प्रश्न पूछूंगा वो दूध का दूध पानी का पानी आ गया। तो इतने मासूम मत बन के दिखाओ कि हमको बहुत आता है। ज्ञान का तो पोल खुल चुकी है, ढपाल हो चुका है। अब मत करना ज्ञान का आडंबर, मत करना। और आपस में भी अगर एक दूसरे को ज्ञान दिखा रखा है, सब बराबर है भाई, ठीक है। तो जो क्लास में अवसर होता है बोल लीजिए, ठीक है। तो हम पहले हमने सियाचिन, बाइफो, हिस्पर किया, जिसमें सियाचिन इंपॉर्टेंट है। अब जब हम बड़ों की बात करते हैं तो बड़े ग्लेशियर कहां पर होते हैं? ध्रुवों पर होते हैं। कहां होते हैं? ध्रुवों पर होते हैं। ध्रुवों के बाहर का सबसे बड़ा ग्लेशियर का क्षेत्र है हिंदू कुश, काराकोरम। इसलिए हम यहां पर आए। हिंदू कुश में पामीर जो है, पामीर के पास फेडचेंको नाम का ग्लेशियर है। कौन सा? फेडचेंको। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय कौन सा है? फेडचेंको। ध्रुवीय और गैर ध्रुवीय। सबसे बड़ा फेडचेंको, उसके बाद सियाचिन।
सियाचिन के बाद बाइफो और हिस्पर। क्लियर हो गया सभी लोगों को? नदियों के हिसाब से है, नदियों के हिसाब से क्या बताया? यमुना कहां से? बंदरपूंछ से। गंगा कहां से? गंगोत्री। गंगा की दो नदियां, शीर्ष नदियां कौन सी हैं? अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी आ रही गंगोत्री से और अलकनंदा कहां से आ रही? सतोपंथ से। सतोपंथ से आ रही। अब हम जब बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो ध्रुवीय होगा। ये है अंटार्कटिका में लैम्बर्ट ग्लेशियर। क्या नाम है? लैम्बर्ट ग्लेशियर, अंटार्कटिका में। डन। लैम्बर्ट ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा, लेकिन ये ध्रुवीय है। गैर ध्रुवीयों में जब हम आते हैं तो गैर ध्रुवीयों में आता है फेडचेंको, फेडचेंको के बाद सियाचिन, बाइफो और हिस्पर। ठीक है, क्लियर हो गया? सिंधु नदी कहां से उत्पत्ति हो रही है? तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास। मानसरोवर लेक के पूर्व में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगदुंग। क्या नाम है? चेमा युंगदुम। वहां से कौन जाती है? सांगपो या ब्रह्मपुत्र चेमा युंगदुम से आती है। ठीक है, तो क्या हमने किया? इनको कर लिया। गंगोत्री सबके लिए क्लियर हो गया। बंदरपुंछ क्लियर हो गया। और ये क्या था? सतोपंथ। और क्या था हमारे पास? चेमा युंगदुम। चेमा युंगदुम। ये किसके लिए है? ब्रह्मपुत्र। ये यमुना, ये ब्रह्मपुत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। ये किसके लिए हो गए? गंगा के लिए हो गए। यहां पर एक हमारा है, तीस्ता नदी में आता है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर किसमें है? तीस्ता नदी। तो प्रमुख नदियों को भी कभी कभी जब वो जुड़वा देता है, तो ये मैंने आपको प्रमुख ग्लेशियर भी यहां पर क्लियर करवा दिए। डन। सब लोग मेरे साथ? तो ये भी हो गया, उत्तराखंड भी हो गया, तीस्ता भी हो गया। जगह, लोकेशन, ये जेमू की लोकेशन, गंगोत्री, बंदरपूंछ, और ये तो है ही हमारे पास। और उसके अलावा भी जैसे नुब्रा नदी जो आती है, वो कहां से आती है? नुब्रा में आई। ठीक है, डन। पेडचेंको भारत में नहीं है। पेडचेंको कहां चला गया? पामीर में बाहर चला गया। ठीक है, हाँ जी। तो भारतीय सबसे बड़ा सियाचिन हो जाएगा। पामीर भारत में नहीं है, कहीं आप वो सोच रहे हो। ये बड़े पर्दे पर आपको सारे ग्लेशियर करवा दिए। अब हम कहां पर आ गए? पीक्स पर आ गए। तो वृत्त हिमालय कर ले, चोटियां करनी है और दर्रे करने हैं, अब इसके साथ कर। जया कह रही है सतोपंथ नहीं मिला। जब नहीं मिल रहा है तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है? डन। तो जो प्रमुख हैं वो बता दिए, ऐसे बहुत सारे होंगे, सबको याद करने की जरूरत नहीं। अभी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए। और जो आपको नहीं मिल रहा है एटलस में, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो है नहीं। तो अभी आप लिख लीजिए, उसके बारे में और पता कर सकते हैं, क्लास के बाद आप देख सकते हैं। अब हम कहां पर आ गए? अब हम आ गए हिमालय में, प्रमुख हिमालय। तो अब मैं एक और चीज करना चाहता हूं। हिमालय, ये हमारा हिमालय है। चापाकार। ठीक है, और मोड़ भी आ रहे हैं, अक्ष संघीय मोड़ आने वाले हैं। यहां पर क्या है? नंगा पर्वत। यहां पर क्या है?
नमचा, बरवा। ठीक है, चापाकार है। अब इसके उत्तर में यहां पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तिब्बत। ये क्या हो गए? पार हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय या फिर तेथीस हिमालय। कैसे बने ये? कैसे बने ये? तेथीस सागर के अवसादों के पिचकने से बने। तेथीस सागर के अवसादों से, और ये यहीं पे खत्म हो गए, और कुछ था नहीं। ट्रांस हिमालय में एक अक्सर आपसे पर्यावरण में कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि भारत का अकेला राष्ट्रीय उद्यान जो ट्रांस हिमालय कौन सा है? तो पर्यावरण भी हो गया आपका। हाँ, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तो हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। पार हिमालय में कौन सा है? पार हिमालय में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है वो। पार हिमालय उधर है। और तुम एग्जाम अभी गया है प्रीलिम्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो एक दो बेचारा नाम जानता है वो बोल दिया उसने। अभी तो उत्तराखंड में आए भी नहीं हम। पार हिमालय की बात हो रही है, उत्तराखंड तो इसके नीचे आएगा ना। पार हिमालय की बात हो रही है। पार हिमालय हेमिस नेशनल पार्क है, हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है। यहीं पर होता है। पर्यावरण की जितनी मर्जी क्लास लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लद्दाख के क्षेत्र से आता है, यहाँ बुद्धिस्ट एक मोनेस्ट्री भी है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी वो विस्तार है। तो ये जितना भी है हमारा, वो सारी चीजें कनेक्ट तो तभी होगा ना। देखो एक कह रहा है डेजर्ट नेशनल पार्क, अरुण कुमार। भाई कोई अरुण कुमार को जरा कुछ बढ़िया शब्द बताए जाए जरा, डेजर्ट नेशनल पार्क अगर कोई कह रहा है तो। पूरी आजादी है आपके पास। जो लोग इतना बुद्धि दिखा रहे हैं तो पता तो चले। तो खैर ये फिर से कहना चाह रहा हूँ, जब यूपीएससी करने जाएंगे तो भाई लिंक तो होगा कि नहीं होगा। नदियों को लिंक कर रहा हूँ, ग्लेशियर को लिंक कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मूर्खता है कि मैं इतना लोड ले रहा हूँ। वरना सिर्फ सिलेबस कराओ, और बाकी तो आप अपनी शैली में नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे शैली तुमने सारी मार रखी है। शैली जितना हुई हो, जितना जोश ले आए सब मास्टर को यही समझ। और मैं तो कह रहा हूँ इतने वर्ष तक पढ़ाना बड़ी हिम्मत का काम है। मुझे लगता है कि इसके लिए भी कोई इनाम मिलना चाहिए, कि मतलब आपका पूरा का पूरा उत्साह गिराते जाए छात्र। हम पूछ रहे हैं पार हिमालय में क्या होगा, एक कह रहा डेजर्ट नेशनल पार्क होगा। ठीक है, यहां पर हो गए। अब हम यहां पर हैं, तो ये कैसे हो? अभी ऐसे हुआ बच्चों, ये भारत की प्लेट है, ये भारत की प्लेट, ये यूरेशिया की प्लेट, और भारत की प्लेट धकेल रही है, धकेल रही। यूरेशिया और हमारे बीच में क्या था? तेथीस सागर। तेथीस सागर के निक्षेप तो भाई ये हो गए। ये क्या बन गए? पार या तेथीस। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ये भी धकेल के उठा दिया गया। ये क्या बन गया? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, 5 किलोमीटर ऊंचा। पार हिमालय भी बन गए, और क्या बन गया? पठार भी बन गया। लेकिन भारतीय प्लेट अभी भी धकेल रही है। क्या कर रही है? धकेल रही है। किसको? यूरेशियन प्लेट को। और ये क्या है? सी। ये क्या है? सी। दोनों सीसी हैं, दोनों सीसी हैं। और जब सीसी प्लेटों का अभिसरण होता है, सीसी प्लेटों का अभिसरण होता है, तो उनमें से कोई सा भी नीचे तो जाता नहीं। ठीक है, तो कोई भी ठोस चीज ले लीजिए, दो ठोस चीज ले लीजिए, और ये दोनों ठोस चीज एक दूसरे को धकेल देंगे। तो मेरे हाथ से धकेलेंगे तो कोई नहीं, अगर मशीन में धकेलूंगा तो ये कुचले जाएंगे कि नहीं? मुड़ जाएंगे। टूट जाएंगे कि नहीं? टूट जाएंगे। हो सकता है ये प्लास्टिक की बोतल है, इसमें क्रैक आ जाए, पानी इसमें से रिसाव हो सकता है कि नहीं? टूट सकती है कि नहीं? तो ऐसे क्या हुआ कि जब ये दबाव बढ़ता गया, तो यहां पर एक दरार आ गई। क्या आ गई? दरार आ गई। और दरार की वजह से दबाव में ये वाला जो हिस्सा है,
भारतीय प्लेट का ये ऊपर की तरफ धकेल दिया गया। ठीक है, तो यहां क्या हुआ? वलन, फोल्डिंग। यहां क्या हुआ? इसमें क्या कहेंगे? यहां भी वलन हुआ है क्या? यहां क्या हुआ जल्दी बताइए, यहां पर क्या हुआ? पहले तो यहां पे दरार आई, दरार को क्या कहते हैं? भ्रंशन हुआ। भ्रंशन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉल्ट। जब प्लेटों को खींचते हैं तो बीच वाला हिस्सा नीचे को धंस जाता है, फॉल्टिंग कहते हैं। जैसे रिफ्ट वैली हमने भ्रंश घाटी देखी, लेकिन वो तो होता है तनाव बल, यहां तो उल्टा हो रहा है ना, संपीड़न हो रहा है। तो यहां पर भी क्रैक होना, तो ये अलग भ्रंशन है, इसको कहते हैं विपरीत भ्रंशन, रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट हुआ तो क्रैक आ गया, और क्रैक की वजह से आप दबा रहे हो तो बीच वाला हिस्सा क्या हुआ? ऊपर की ओर धकेला गया, प्लस उत्क्षेपण। इससे जो पर्वत श्रृंखला बनी, ये बनी हमारी नंबर 1 वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक, यहां नहीं रुका, अभी भी तनाव है और तनाव है, तो एक बार फिर से भ्रंशन हुआ, और ये भी उठा और ये भी ऐसे बन गया। ये एक और पर्वत श्रृंखला हो गई। इसे हमने क्या कहा? दो लघु या लेसर हिमालय। तो ये वाला क्या है? सफेद लाइन, पहली सफेद रेखा, ये हमारी पहली है, और ये हमारी दूसरी। तो पहला हिमालय क्या बना? वृहद हिमालय। दूसरा हिमालय लघु हिमालय। ये किस प्रक्रिया से बने? विपरीत भ्रंशन और उत्क्षेपण। जो हमने कहा था संपीड़न बल मोड़ता है, वो निश्चित रूप से मोड़ता है, ये काराकोरम ऐसे बन गए। लेकिन उनसे भी ऊंचे, ये इसका हमने एक और नाम रखा हुआ है हिमाद्री, और इसे क्या कहते हैं? हिमाचल। समझ में? तो ये बने हैं हिमालय, जो कि हमने कोबर का सिद्धांत क्या देखा था? कोबर ने कहा टेथीस था, टेथीस पिचक गया, बन गया। उन्होंने कहा दो अग्र भूमि थी, जैसे जैसे भार बढ़ता गया वो पास में आते चले गए, बन गए। इस तरह से था। या आपने चपाती ली, चपाती में बढ़िया से आलू भुजिया भरी, रोल किया और खा गए। ऐसे ही खा रहे हो कि नहीं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हिमालय को जब हमने देखा, तो हिमालय में तो बहुत अलग अलग चट्टानें मिल रही हैं। यहाँ सागरीय मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो चट्टानें मिल रही हैं एकदम अलग मिल रही हैं। ये चट्टानें ऐसे लगती हैं कि ये बहुत ज्यादा कायांतरित हैं, इन्हें कहीं से नीचे से लाया गया है, तो उस शोध को किया गया तब ये पता चला। ठीक है, और अभी भी ये नदियां हैं, तो नदियां क्या करेंगी? नदियां इनको काटेंगी, काटेंगी, तो ये क्या करेंगी? अपना जल, जल के साथ क्या लाएंगी? अवसाद लाएंगे। अवसाद आ रहे हैं, और दबाव अभी भी बन रहा है, दबाव अभी भी बन रहा है। तो इस दबाव से जो जैसे वहां वलन हुआ था, इसका भी वलन होकर एक और बन गई श्रृंखला। ये श्रृंखला क्या है? ये शिवालिक श्रृंखला है। ये 3 नंबर हो गए। तो हिमालय जो बने हैं, हिमालय है 1 2 3। हिमालय के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय, वो पार हिमालय। तो असली हिमालय कौन माने जाते हैं? 1 2 3। और ये चित्र स्पष्ट दिखाता है कि हिमालय की जो संरचना है, पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकरा। यहां 50 किलोमीटर होगी चौड़ाई, तो यहां पर कितनी होगी? 250 किलोमीटर। ये फैलाव कितना है? ये फैलाव 2400, कुछ किताबें 2500 किलोमीटर है। सभी लोगों को हिमालय समझ में आए? अब अगर आपका वैकल्पिक विषय है तो आपको लिखना भी आना चाहिए, भाई ये कैसे बना, क्यों बना। लेकिन आपका वैकल्पिक है नहीं, आपको सिर्फ ये समझना था कि हिमालय का जो सिद्धांत है, जो एडवर्ड सुएस ने बताया, कोबर ने बताया, बहुत ही सिंपल बताया, बहुत ही सिंपल बताया था। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक ने उसे चरणों में बांटा। पहला चरण क्या था? पहला चरण हमारा ये था, ट्रांस हिमालय। दूसरा चरण अब हम लिख रहे हैं, तो जल्दी से लिखिए। दूसरा चरण,
दूसरा चरण, और फिर ये चित्र भी बना लेंगे, चित्र भी बना लेंगे। सभी लोग लिखेंगे। पार हिमालय की उत्पत्ति के बाद, पार हिमालय की उत्पत्ति के बाद भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच, भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच महाद्वीप, महाद्वीप व यूरेशियन प्लेट के बीच महाद्वीप, महाद्वीप अभिसरण यथावत बना रहा। और संपीड़न बल, और संपीड़न बल में वृद्धि हुई, और संपीड़न बल में वृद्धि हुई, संपीड़न बल में वृद्धि हुई। अत्यधिक, अत्यधिक संपीड़न के कारण भारतीय प्लेट में, भारतीय प्लेट में विपरीत भ्रंशन, विपरीत भ्रंशन व उत्क्षेपण के कारण, उत्क्षेपण के कारण प्रमुख हिमालयी श्रृंखलाओं, प्रमुख हिमालयी श्रृंखलाओं का जन्म हुआ। सबसे पहले, सबसे पहले महान हिमालय या हिमाद्री का उत्थान हुआ। सबसे पहले महान हिमालय या हिमाद्री का उत्थान हुआ। उसके उपरांत, उसके उपरांत लघु हिमालय या हिमाचल, लघु हिमालय या हिमाचल की उत्पत्ति हुई। नदियों के अपक्षय व अपर्दन द्वारा, नदियों के अपक्षय व अपर्दन द्वारा हिमालयी श्रृंखला, श्रृंखलाओं के दक्षिण में, हिमालयी श्रृंखलाओं के दक्षिण में नदी अवसाद, नदी अवसाद एकत्रित हुए। जिनके वलन के द्वारा, जिनके वलन के द्वारा हिमालयी श्रृंखलाओं की सबसे नूतन, हिमालयी श्रृंखलाओं की सबसे नूतन श्रृंखला शिवालिक या बाह्य हिमालय का जन्म हुआ। शिवालिक या बाह्य हिमालय का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये सिद्धांत मैं आपको बता रहा था कि हिमालय को कैसे एक्सप्लेन किया गया, सुएज ने किया, कोबर ने किया या प्लेट टेक्टोनिक ने। इस बहाने हमने उनकी संरचना भी देख ली। तो पश्चिम में चौड़े हैं, पूर्व में संकरे हैं। कौन सा हिस्सा नया है और कौन सा पुराना? नहीं, अगर पश्चिम और पूर्व में पूछूं तो पश्चिम और पूर्व में कौन सा नया, कौन सा पुराना?
बेटा पश्चिम और पूर्व कह रहा हूं, फिर भी शिवालिक कह रहे हो। ये पश्चिम होता है, पूर्व होता है, कह रहा शिवालिक ने है, शिवालिक ने है। मैंने उत्तर दक्षिण तो पूछा ही नहीं। पश्चिम वाला, पश्चिम वाला पुराना है कि पहले टकराए इधर थे, ये बाद में बना ना, ये बाद में बना, तो पश्चिम वाला पुराना है, नया ये। ठीक है, डन। तो ये हो गया। अच्छा ये बताइए मुझे, ये क्या है? आ, ये क्या है? ये डॉटेड लाइन क्या है? इंडस सांगपो सूचर जोन, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहां तो भारतीय प्लेट आई है ना, है ना? तो यहां पर कहीं पर हमारे पास एक सूचक, लेकिन इन दोनों में भी तो गैप है। इनमें भी गैप है या नहीं है? इनमें भी गैप होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहां पर भी कुछ होना चाहिए, यहां पर भी कुछ होना चाहिए, और यहां पर भी कुछ होना चाहिए। ये तीन फॉल्ट लाइन है, ए, बी और सी। मेन बाउंड्री, मेन सेंट्रल और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, एमबीटी एमसीटी, बट मैं कहना चाह रहा हूं कि इन सब चट्टानों के बीच में भी जो एक भ्रंश आया होगा, वो एक सीमा का एक डिसकंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी? तो उस तरह से जिस तरह यहाँ सूचर जोन है, इनके बीच में भी गैप है, बाद में करेंगे, बट अभी इतना ही कर रहे हैं। हाँ जी, संपीड़न के बाद भारतीय प्लेट में बाद क्या हुआ, प्लीज कोई बताए। रिकॉर्डिंग है, दोबारा सुन लेना यार, अभी इसी चीज में हम लगे हुए हैं। यहाँ तक आ गए हम, तो चलिए अब इन श्रृंखलाओं को एक एक करके देख लेते हैं। ये जितने भी गुड मॉर्निंग कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हैं, इनको ब्लॉक कर दो, जल्दी से ब्लॉक करो। ये अचानक आए हैं, इन्होंने ऑन किया है, रात की उतरी नहीं अभी, तो सबको जो है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हैं क्लास के बीच में। हाँ जी, तो हमने किसको कर लिया? ट्रांस हिमालय कर लिया। ट्रांस हिमालय के बाद अब हम किस में हैं? पहला, नंबर वन देखें। ये वाला चित्र बना लो, अगर नहीं बनाया तो ये जल्दी से बना लो। 1 2 3 4, इसको जीरो मान लो, पार हिमालय को जीरो मान लिया। 1 2 3 4। तो नंबर वन हम क्या कर रहे हैं इसमें? ग्रेट, महान हिमालय, हिमाद्री। बाह्य हिमालय, डन। और जीरो हमने क्या किया? पार हिमालय। डन। चलिए, तो सभी लोग अगले पेज पे चलेंगे। ये चार लिख लिया आपने?
तो अब हम पहले एक चित्र फ्रेश पेज पे ऊपर पहले चित्र बनाएंगे। वन, टू, वन, टू, थ्री। हिमाद्री, हिमाचल, और क्या है, ये कुछ उत्तर से दक्षिण जब हम चले आते हैं इस तरह के, ठीक है, ये हिम आच्छादित है, ये हम लिख चुके हैं। ग्लेशियर, ग्लेशियर है, हिम आवरण है, इनको पास करना भी बहुत मुश्किल है। ये क्या है, ये भी लगभग हिम आच्छादित ही है। ये भी क्या है, इनमें भी हिम आच्छादित है, यहां भी बर्फ रहती है, लेकिन जहां बर्फ पिघल जाती है तो वहां से क्या निकलेगा, नदी निकलेगी। यहां से ये नदी आ रही, ये नदी आ रही, ठीक है। और जहां बर्फ पिघलेगी तो निश्चित रूप से वहां कुछ हरियाली भी होगी, तो यहां पर कुछ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं जो निचले क्षेत्र है ना, यहां पर चट्टानों पर क्या होंगे, कुछ वृक्ष या वन हो सकते हैं। नन, अब हम आते हैं इस पर, तो इस पर तो कोई है ही नहीं, इस पर कोई बर्फ है, नदियां बहकर आ रही थी और नदियों के रास्ते में कौन आ गया, शिवालिक्स, क्योंकि शिवालिक्स क्या थे, अवसादों से ही बने ना। सो नदियों का जल क्या हो गया, नदियों का जल बाधित हो गया, यहां अटक गया, तो उसने रास्ता ढूंढा, फिर यहां से कुछ आया होगा। अब हम इनकी तुलनात्मक आकलन करते हैं। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री सबसे पुराना, सबसे पुराना इन तीनों में कौन सा होगा, हिमाद्री है ना, सबसे उत्तरवर्ती, उत्तर दिशा में है, पुराना, और इन सबसे ऊंचा है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर। ये हिमाद्री, तो ऊपर से दिखाई दे रहा है पूरा बर्फ से हिम आच्छादित, पूरा का पूरा क्या है, हिम आच्छादित। मुझे बताइए कि यहाँ पे वनस्पति होगी, नहीं होने वाली, ठीक है, पूरा का पूरा उससे घिरा हुआ है। और संदीप कह रहे हैं 6000, ठीक है, 6100, कोई दिक्कत नहीं। डन। अब आते हैं सीधा इस पर आ जाओ, ताकि तुलनात्मक रूप में ये आ जाए। तीसरा क्या है, और ये भी पहला ही बिंदु बनेगा, सारे बिंदु पलट दूं, क्या क्या लिखूं, सबसे उत्तरवर्ती की जगह क्या हो जाएगा, दक्षिणवर्ती है, सबसे नूतन है,
सबसे कम ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई लगभग औसत कितनी है इसकी, औसत इसकी 900 मीटर है। 900 से 1000 लिखा होगा, 900 से 1100 लिखा होगा, ये है। और हिम विहीन है, तो यहां पर हिम नहीं होता। ये बीच वाला है, बीच वाला क्या है, मध्यवर्ती शिखर हिम आच्छादित है, कह सकता हूं मैं। शिखर हिम आच्छादित है, डन। अब मुझे बताइए कि हमको पर्यटन के लिए जाना है, कौन सा सबसे मुश्किल होगा। हिमाद्री में बर्फ ही बर्फ है, कैसे जाओगे वहां, कुछ बनेगा नहीं बनेगा। और अगर शिवालिक गए तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, ये तो छोटी सी पहाड़ियां हैं। यहाँ तो अपनी कार मोटरसाइकिल लेके पार चले जाओ, वो पर्वत वाली फील ही नहीं आएगी। ऊंचाई भी तो चाहिए। ये लगभग हमारे पास 4700 से कितना है इसका, 3700 से, सॉरी 3700 से 4100 या 4500 लिखा होगा, तो कुछ 4000 के करीब, 4000 मीटर के करीब ये है। तो सबसे ज्यादा पर्यटन स्थलों का विकास, हिल स्टेशंस का विकास कहां पर हुआ, हिमाचल में। तो सबसे ज्यादा हिल स्टेशन, बढ़िया हिल स्टेशन का विकास कहां पर हुआ, यहां पे हुआ। स्वाभाविक है, यहाँ बर्फ भी है, हरियाली भी है, तो जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर कुछ पर्यटन का रिजॉर्ट बन सकता है, सड़कें बन सकती हैं ऊपर के केस में, बट फिर डेंजरस भी है। हिमाचल में जो चल रहा है, हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट है। मैंने आपको बताया, हिमाचल के मेरे आईएएस इसी चिंता में रहते हैं कि सर मानसून आया, वहां पे राहत बचाव, आपदा ही आपदा है। सारा का सारा तंत्र हिमाचल, पूरी सरकार इसी में लगी हुई है। आप देख लीजिए, हिमाचल के बहुत से वीडियो आने वाले, 5 जुलाई तक का अभी तक का मौसम भवन की तरफ से आया हुआ है कि भैया इसमें जो है हमारा ऑरेंज अलर्ट चल रहा है कि नहीं। तो इसी पे वापस चलते हैं, हिमाद्री इसमें आएंगी, सबसे ऊंची है तो सबसे ऊंची चोटियां आएंगी, सबसे ऊंची चोटी। तो हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में। तो भारत में सबसे ऊंची कौन सी है, K2, K2 है। लेकिन K2 पार हिमालय है, तो अगर मुझे हिमालय में करनी है तो कंचनजंगा। कौन सी, कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद सर पता नहीं, हाँ, धौलागिरी, क्या नाम, धौलागिरी। उसके बाद नंगा पर्वत, उसके बाद अन्नपूर्णा। 5 बता दिए, 1 2 3 4 5, इनको क्रम को याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने ग्लेशियर किए थे, तो ये, तो भारत की, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की फिर सवाल सुनो ना, वो तो नेपाल में चली गई, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कहा। अब दूसरी चीज, पहले भारत डाला फिर हिमालय भी डाला, वो तो पार हिमालय है ना। पार हिमालय में K2 है, लेकिन अगर हिमालय चोटी पूछे तो वो क्या है, कंचनजंगा, कंचनजंगा ये आ गया, ठीक है। ये सुजीत कुमार दास ने पिछला कोर्स करा हुआ है, ये जनरली जो नहीं पूछा जाता वो जवाब देता है। पीर पंजाल बेटा, श्रृंखलाओं की बात नहीं हो रही, चोटियों की बात हो रही है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, फिर से कह रहा हूं, एक मौका है आपके पास। हिमाद्री पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होती, कहां तक आती, नमचा बरवा तक आती। सभी सबसे ऊंची और भीतरी है समुद्र तल से 6100 चोटियां। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, ये आपके मटेरियल में भी दिया हुआ, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। K2 पार हिमालय, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये लिखवाया मैंने। हाँ, उसके बाद मैंने सीधा नंदा देवी, गाचेर ब्रूम को मैंने इतनी इज्जत दी नहीं है। ये पश्चिम से पूर्व भी लगाना आना चाहिए इनको। सबसे पश्चिम में आएगा नंगा पर्वत, सबसे पहले क्या है, नंगा पर्वत।
नंगा पर्वत, राकापोशी, केटू, ये सब कहां पर हो गए? इधर हो गए, जम्मू कश्मीर वाले जो हमारा यूटी है। जब हम कुमाऊं हिमालय में आते हैं तो यहाँ पे दो याद रखनी है, नंदा देवी और कामेट। नंदा देवी और कामेट। उसके बाद नेपाल में है, नेपाल में बहुत सारी हैं। तो ये हैं नेपाल की चोटियां। धौलागिरी कहां पर है? क्योंकि आपके पास मानचित्र नहीं होता इसलिए बता रहा हूं, धौलागिरी मिलता नहीं है। धौलागिरी यहां पर, अन्नपूर्णा यहां पर, मकालू, मनसालू और माउंट एवरेस्ट। हमें क्या चाहिए? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा कहां पर है? नेपाल में। आपको लिखवाई है वहां पे, चाहो तो नेपाल लिख लो, इसलिए मानचित्र ले आओ। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है कंचनजंगा। और पूर्व की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा हमें? नमचा बरवा। नमचा बरवा के बाद जब हम पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं, ये जो नागा हिल्स हैं, नागा हिल में सबसे ऊंचा है माउंट सारामती। क्या नाम है? सारामती। तो ये चोटियां हमें पता होनी चाहिए। कौन सी चोटियां? किधर गए हम? चोटियों के नाम फिर से बता दूं परीक्षा की तैयारी के लिए। आपको नंगा पर्वत पता होना चाहिए, आपको केटू पता होना चाहिए। गाशेर ब्रूम, माशेर ब्रूम, अगर कंफ्यूजन कर रहे हैं तो बताने के लिए, गाशेर ब्रूम, माशेर ब्रूम यहीं पर हैं। उसी के साथ राकापोशी भी यहीं पर है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट क्या है? कामेट और नंदा देवी। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है? धौलागिरी और अन्नपूर्णा। यहां पे कौन सा आएगा? माउंट एवरेस्ट। और फिर आएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद यहां पर क्या है? नमचा बरवा। और यहां पर क्या है? सारामती। ये हमेशा के लिए याद होने चाहिए, आपके बुकलेट में भी हमने दिया हुआ है। डन? हाँ जी अंकुर सिंह, आपका मैसेज मिल गया, धन्यवाद। बढ़िया से अपनी तैयारी रखिए बेटा, है ना। तो ये हुआ आपका पर्वतों का, जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसे अलग से करवा रहा हूं। उसके बाद आते हैं, ये वाला कर रखा है हमने एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन तो अभी हो जाना चाहिए, जल्दी बताओ। ए अल्फा सिलेक्ट करो जल्दी से। ए अल्फा, बी ब्रावो, सी चार्ली, डी डेल्टा। भी ये याद भी होना चाहिए, बिना याद होगा नहीं। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है, तो 4 नंबर सबसे पहले आना चाहिए, सभी में हो गया। माउंट एवरेस्ट के बाद K2 नहीं है, कंचनजंगा है 3 नंबर, 4 3 एक ही दिख रहा है, नहीं ये इन दोनों में हो गया। कंचनजंगा के भी आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर क्या आएगा? धौलागिरी, धौलागिरी है 5 नंबर। 5 नंबर आगे इतनी में ही खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर कर लो इसको, तो आंसर क्या हो गया? बी ब्रावो आंसर है। ये भी मैंने आपको बता दिए हैं हिमालय के पास। तो अभी क्लास का समय खत्म हो गया, एक होमवर्क दे रहा हूं, लिखेंगे होमवर्क। आज जो पढ़ाया गया है उससे ये हो जाना चाहिए। ये तो एक 15 नंबर का प्रश्न हो गया। दूसरा होमवर्क है, बुकलेट से आपको करना है। बुकलेट से आपको 3 हिमालय पढ़ के आने, तीनों हिमालय। कर लेंगे तीनों में अंतर जो भी हमने शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद पर्वत, चोटियां, उसके बाद और क्या है? पर्वत दर्रे। ये करके आना है, कहां से? बुकलेट से। डन।
हाँ जी सर, चेरापूंजी में वनस्पति लगभग नहीं है, इसका क्या कारण है? चेरापूंजी में वनस्पति है, ऐसा नहीं है कि चेरापूंजी में वनस्पति नहीं है, जाके फोटो देख लीजिएगा। चेरापूंजी में घास है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है। हाँ, बहुत ज्यादा अपर्दन होता है, इसलिए जो चट्टाने हैं जो स्खलित हो जाती हैं, यहाँ पे जहाँ पे लीचिंग हो गई वहां पे नहीं होगा, वरना चेरापूंजी क्षेत्र में हरियाली है। गलत क्वेश्चन मत पूछें, ठीक है। तो सही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, उसमें कम हो सकती है वनस्पति, किस वजह से? वो भी जहां पर भूस्खलन हो गया, ज्यादा निक्षेपण हो गया। ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है बेटा, ठीक है। ये हो गया, बाकी होमवर्क हो जाएंगे दोनों। कल मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, पर्वत चोटियों में पूछो, पर्वत दर्रों पे भी पूछूंगा, और आज जो है ग्लेशियर भी कराए। चीजों को सिर्फ क्लासेस खत्म मत करिए, पकड़ बना लीजिए। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चों, सभी टीचर्स आएंगे, सभी चीज अपनी जानकारी देते जाएंगे, और जितना ज्यादा आप एक दूसरे की चीजें पढ़ लोगे, दोनों शिक्षकों की, आप उन दोनों के लिंक भी समझ पाओगे। एग्जाम पास करना है, सिर्फ केजीएस में कोर्स पूरा नहीं करना। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को इसी संदेश के साथ खत्म करता हूँ, कल मिलूंगा। जय हिंद।